गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा जो चैप्टर चल रहा था आपकी 10th क्लास की ज्योग्राफी का कृषि वाला, आज हम उस चैप्टर के अगले वीडियो में आपको करा रहे हैं। उस चैप्टर का जो हम पिछला कर चुके हैं उससे आगे आज हम करा रहे हैं अखाद्य फसलें। अब तक हमने खाद्य फसलों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने अनाज, मोटा अनाज, तिलहन फसलें, बागवानी फसलें यानी कि वाणिज्य फसलों के बारे में हमने पढ़ा। आज हमारी अखाद्य फसलें हैं जो कि खास करके हमारे उस दिन का प्रयोग हम खाने में तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम उनकी दैनिक जीवनी की बात करें तो उनके बिना हमारा काम भी नहीं चल सकता। हमारी सबसे पहली जो है अखाद्य फसल में हम रबड़ को लेते हैं। देखो, रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण उपोष्ण क्षेत्र में भी उगाई जा सकती है। भूमध्य रेखीय देखो किसको कहते हैं, आपको शायद 9th क्लास में मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई होगी और आपने पढ़ा होगा, तो मैंने आपको बताया था ये क्या है, 0 डिग्री, यानी कि ये अर्थ है और अर्थ को इन दो भागों में बराबर भागों में बीच से बांटा गया है, जिसको क्या कहते हैं हम 0 डिग्री कहते हैं। इसी 0 डिग्री को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहा जाता है, इक्वेटर। आई समझ में आपको। इस 0 डिग्री के ठीक ऊपर अगर हम बात करते हैं 15 डिग्री अक्षांश और 15 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री साउथ अक्षांश, इनका बीच का जो क्षेत्र आता है वो भूमध्य रेखा के क्षेत्र में आता है। इसलिए ये क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण दोनों क्षेत्र में इसको उगाया जा सकता है। इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की आवश्यकता होती है और 25 डिग्री इसमें तापमान की होनी चाहिए, साथ में नमी और आर्द्रता होना भी आवश्यक है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो कि उद्योगों में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग में लिया जाता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय, गारो की पहाड़ियों में उगाया जा सकता है। खास करके दक्षिण भारत में जैसे कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, अंडमान और निकोबार तथा गारो और खासी की जो पहाड़ियाँ मेघालय में पड़ती हैं, इनमें इस फसल को उगाया जा सकता है। अगली हमारी फसल है रेशेदार फसलें, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, कपास, जूट है, सन है और प्राकृतिक रेशम, इसकी हम बात करते हैं। देखो, कपास की फसल जो आज के टाइम में यानी कि ये कहें कि इंग्लैंड की आज की जो उस टाइम में इंग्लैंड ने जो ज़्यादातर देशों को अपना उपनिवेश बनाया था, तो उसका मेन उद्देश्य क्या था, कपास को इकट्ठा करना, क्योंकि पहले वहाँ सबसे पहला जो कपड़े मिल थी वो इंग्लैंड में लगी थी। आई समझ में। तो कपास क्या है, कपड़े में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला यानी कि कॉटन है, जूट जिसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सुनहरा रेशा, जूट को कहा जाता है, सन है और प्राकृतिक रेशम है। भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसलें उगाने से प्राप्त होती हैं और चौथी फसल क्या है, जो कि कीड़े के कोकून से प्राप्त की जाती है। चौथी कौन सी, रेशम की फसल। इसमें शहतूत के पेड़ के ऊपर छोटे छोटे इस प्रकार के कीड़े पाले जाते हैं जो अपनी लार छोड़ते हैं। जिस तरह से मकड़ी अपना जाल बुनती है, वो इसी तरह से अपना जाल बुनते हैं और उसी के कारण क्या होता है, उसी जाल को फिर उसी धागे को रेशम में समेट के उसको रेशम बनाई जाती है। कपास हमारी पहली रेशेदार फसल है। कपास, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है और विश्व में अगर हम बात करते हैं तो कपास के उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पे है। दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी है, उत्पादन में कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। हल्की बारिश सिंचाई के द्वारा वहाँ बोया जा सकता है। 210 दिन पाला रहित दिन होने चाहिए। खिली हुई धूप इसके लिए आवश्यक है। ये एक खरीफ की फसल है क्योंकि इसको मई में बोया जाता है, मई जून में इसको बोया जाता है और इसको झाकर की जो चुगाई है वो ऐसे तो अगर हम बात करें तो अगस्त में स्टार्ट हो जाती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन सितंबर अक्टूबर तक इसकी चुगाई पूरी कर ली जाती है। ठीक है, इसको पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मुख्य जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, महाराष्ट्र है। कपास का मुख्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। इसके लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक राज्यों में आते हैं, लेकिन प्रथम 1 नंबर पर जो कपास में सबसे प्रमुख राज्य है वो महाराष्ट्र है। अगला है जूट। जूट जिसको सुनहरे रेशे के नाम से कहा जाता है और ये हमारे देश में सिर्फ पश्चिमी, अगर हम बात करते हैं पूर्वी राज्यों में, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाई जाती है क्योंकि इसके लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी की और पानी की आवश्यकता होती है। जूट सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानी भागों, जल निकास वाली उर्वरक में जो मिट्टी होती है उसमें की जाती है।
जहाँ पर वह वर्ष बाढ़ से आई मिट्टी, नई जो मिट्टी होनी चाहिए, इसके बाढ़ के बढ़ने के समय उस तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्यों में आते हैं। सबसे ज़्यादा किस में है? पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा जूट कहाँ उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में होते हैं। उसके बाद बिहार, असम और उड़ीसा, मेघालय, यही मुख्य इसके उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां बनाने के लिए, चटाई बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए, तंतु व धागे, गलीचे, दूसरी दस्तकारी की वस्तु बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन से कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम होती जा रही है। अगला हम प्रौद्योगिकी और अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में मुख्य गंभीर तकनीकी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार लाने के लिए जोतों की चकबंदी करना, सहकारी तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बंटती जा रही है, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य हो गया है। ये कुछ सुधार किए गए हैं हमारे देश में। किसके लिए? खास करके फसलों के लिए बेटा, क्योंकि ज़मीन का धीरे धीरे जो स्तर गिर रहा है, फसलों में जो हमारे उत्पादन की कमी हो रही है, उसके कारण भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इसके लागू करने में ढील की गई। 1960 और 1970 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसे कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियाँ प्रारंभ की गई थी, परंतु उसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 और 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो कि संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर में ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित की गई। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की भी शुरुआत की गई है। PAIS भी शुरू की गई है। इसके अलावा आकाशवाणी, दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी, बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों में लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती रही है। यहाँ तक हमने किया। अपना थोड़ा सा चैप्टर बचा है, जो कि मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर दें। तो आप इतना करके इसके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे निकल रहे बेटा, इतने शॉर्ट क्वेश्चन कीजिए आप, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ओके, धन्यवाद।